बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, हमने देखा कि अफ़गानिस्तान की सीरीज़ के बाद दौरा न्यूजीलैंड का भी अनाउंसमेंट हो चुकी है। 5 T20 और 5 ODI मैचेस खेले जाएंगे। पहले 3 T20 लाहौर में होंगे, फिर उसके बाद 2 पिंडी में होंगे और 3 ODI भी जो हैं वो रावलपिंडी में खेले जाएंगे। उसके बाद रिमेनिंग मैचेस जो हैं वो कराची में खेले जाएंगे। बड़ी शानदार किस्म की सीरीज़ एक्सपेक्टेड है। टीम की अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। कल स्क्वाड की अनाउंसमेंट T20 और ODI के हवाले से हो चुका है। इस पर डिस्कशन के लिए मेरे साथ जो मौजूद हैं अबू बकर बिलाल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी? ठीक ठाक हैं आप सुनाएं। जी? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मेरा ख्याल है T20 के हवाले से डिस्कशन करते हैं। बड़ा ज़बरदस्त किस्म के मैचेस एक्सपेक्टेड थे अफ़गानिस्तान के साथ और हमने देखा कि वो सीरीज़ हम हार गए। 5 सीनियर प्लेयर को रेस्ट दिया गया। सबका कमबैक हमने देखा कि एज एक्सपेक्टेड हो चुका है। लेकिन बिफोर दैट कि हम इस पे आएँ, एक डिस्कशन, एक र्यूमर चलना शुरू हुआ बाबर आज़म की कैप्टनसी के हवाले से, और उसमें यह भी था कि शादाब ने भी उनको सपोर्ट किया, उस पर भी बात होना शुरू होगी। काफ़ी इस पर भी डिस्कशन होती रही और काफ़ी स्पेकुलेशन थी कि शायद कप्तान कोई और हो या T20 फॉर्मेट की कैप्टनसी बाबर से ले ली जाए। लेकिन PCB ने, क्योंकि उनकी तरफ से कोई रिप्लाई या कोई ऐसी प्रेस रिलीज़ नहीं आया और सारों को जवाब मिल गया कि बाबर आजम एज ए कैप्टन अगेन तमाम फॉर्मेट के लिए एज एक्सपेक्टेड आ चुके हैं। कैसे देखते हैं ये र्यूमर था या वाकई कोई हलचल हो रही थी बोर्ड में? अच्छा, मेरी जहाँ तक इतला है उसके मुताबिक बोर्ड मार्केट में कुछ चीज़ें फ्लोट लाजमी खुद से करता है और फिर पब्लिक का रिएक्शन देखा जाता है कि पब्लिक उस पर किस तरह रिएक्ट करती है। तो कुछ वो चीज़ ज़रूर थी। पहले दिन से हमने देखा जब ये नई रजीम आई, उन्होंने एक पहले ट्रेंड चला था कि सोचना भी मना है, जो कि शाहीन शाह अफरीदी ने भी ट्वीट की थी और उसके ऊपर उन्होंने आकर उसको कोट्स भी किया और रीट्वीट्स भी किया और PCB का बाकायदा उसके ऊपर रिएक्शन आया था कि ऐसा कोई भी ट्रेंड काबिल कबूल नहीं होगा। तो वो बेसिकली इसी चीज़ से कड़ी थी कि कोई ये जो प्लेयर पावर है, कुछ लोगों ने, बोर्ड के लोगों ने कहा ये प्लेयर्स का जो नेक्सेस है इसको ब्रेक करना है। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि सरफराज नहीं है इस वक्त, कप्तान बाबर आजम है। सरफराज को भी हटाया इसी तरह ही गया था, हालांकि उन्होंने भी लंबी फतूहात लेके चल रहे थे। 11 T20 में लगातार सीरीज जीती, 9 एक बार T20 में लगातार सीरीज जीती, चैंपियंस ट्रॉफी के वो फातेह कप्तान थे। लेकिन उसके बावजूद सरफराज को हटाया गया, लेकिन उस पर पब्लिक रिएक्शन उस तरह नहीं आया था क्योंकि सरफराज से खुद इंडिविजुअली उसकी अपनी परफॉर्मेंस उस तरह नहीं थी। बेशक वो एक कामयाब कप्तान था लेकिन परफॉर्मर उस तरह नहीं था। तो बाबर आजम के केस में थोड़ा डिफरेंट ये है कि वो कप्तान होने के साथ साथ इंडिविजुअल परफॉर्मर बहुत अच्छे है और पाकिस्तान टीम को लीड कर रहे हैं। और ख़ासकर हमने ये सीरीज़ के अंदर देखा जो हमने अगेंस्ट अफगानिस्तान शारजा में खेली कि हम अपने सीनियर प्लेयर्स के बगैर गए थे। लेकिन उसमें एक एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है ना कि हम बाबर आजम आल्दो के हमारा नंबर 1 बैटर है दुनिया के, शायद वन ऑफ द बेस्ट बैटर भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जहाँ कोहली की हम बात करते हैं, विलियमसन की बात करते हैं, बट ग्रेजुअली हमने देखा कि इन लोगों ने भी कैप्टनसी छोड़नी पड़ी इनको भी। जब आपको फतूहात नहीं मिलती, आप कोई टाइटल नहीं जीत पाते, और ख़ास तौर पे जो हमारा सब कॉन्टिनेंट की बेल्ट है इसके प्रॉब्लम कुछ और तरह के हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के अंदर अगर आप फाइनल या सेमीफाइनल खेलते हो तो शायद उनकी जो आवाम है वो उसको दोनों हाथों से एक्सेप्ट कर लेती है। हमारा इधर कल्चर में, इंडिया में भी इवन ऐसा नहीं है, श्रीलंका में भी शायद ऐसा नहीं है। आपका वो टाइटल मायने करता है। बाबर की कैप्टनसी में भी तक हम कोई भी इवेंट नहीं जीत पाए, तो इसकी वजह से बाबर पे एक ऑन ग्राउंड प्रेशर तो ओबियसली एक बड़ा ठीक ठाक किस्म का था, और इसी प्रेशर की वजह से कुछ लोगों का ओपिनियन ये था कि बाबर शायद जो एक हमें कैप्टन कमोडिटी कहना चाहिए वो नहीं है। आपको लगता नहीं है कि ये इनसाइड जो एक आपने बात की कि बोर्ड खुद फ्लोट करता है, ये काफ़ी हद तक ही डिसाइड हो चुकी थी या फ्यूचर में जल्द दोबारा हो जाए? देखिए, 2019 के अंदर बाबर आजम को कप्तान बनाया गया तो अक्टूबर के अंदर, तकरीबन लगभग उनको 3.25 साल होने वाले हैं जब उनको ये कप्तान बनाए हुए। अगर उनकी हम अचीवमेंट्स देखें तो उन्होंने लास्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, उससे पिछले साल एशिया कप का फाइनल खेला, उससे पिछले साल T20 वर्ल्ड कप जो हुआ उसका सेमीफाइनल खेला, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया हारे। तो अगर 3 सालों के अंदर, 3.25 सालों की उनकी कारकर्दगी एज ए कप्तान देखे तो शायद उतनी बुरी नहीं है। वो अलग बात है कि हम होम सीरीज़ में हमें अगेंस्ट इंग्लैंड भी शिकस्त हुई, हमें होम सीरीज़ में न्यूजीलैंड के खिलाफ भी हम स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। वो आपकी बात बिल्कुल एक लिहाज से ठीक है, लेकिन अब ये नहीं कहा जा सकता कि इस वक्त सीनियर्स की जाए जूनियर्स को ऐड किया जाए। जो इस वक्त हमारे पास प्लेयर्स हैं, इवन बाबर, शादाब, ये सारे जो फ़खर, ये अपने मिड कैरियर के अंदर मौजूद है। इनको ये नहीं कहा जाता कि ये सीनियर प्लेयर्स हैं, हालांकि जिम्मेदारी इनके ऊपर ज़रूर है, लेकिन इतने लंबे कैरियर नहीं है। बाबर का कैरियर देखें 2017 से उसका कैरियर शुरू है, लगभग 5 साल अभी तक उसको खेलते हुए हैं, तो अभी उसके बाद टाइम है। तो बहुत सारी चेंजिंग करने से
टीम का जो एक मोमेंटम बना हुआ है या जो उनकी आपस में जेलनेस है वो कहीं ना कहीं डैमेज ज़रूर हो सकती है, जिसका खदशा मुझे मौजूद लगता है। और शादाब ने जिस तरह बड़ा ओपनली कहा कि बाबर आजम हमारे बादशाह है, मैं तो उनके वजीर की हैसियत से शारजा जा रहा हूँ और टीम को लीड करूँगा, बट शादाब की कप्तानी के अंदर भी बहुत सारे फ्लॉज नज़र आए इंटरनेशनली। या ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ मैच उनके पास 3 थे, टीम कम्बिनेशन बनाने में थोड़ा मुश्किलात हुई उनको। ऑब्वियसली हमने देखा कि सेकंड मैच के अंदर इमाद वसीम को 12वां ओवर दिया गया, नवाज को 7वां ओवर दिया गया, जो लोगों ने बहुत सारी शाह को ओवर दे दिया गया, एहसानुल्लाह अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। हाँ, वो तो ये कुछ ऐसे फैसले हुए। इसके बाद ही लोगों ने कहा देखें इसमें कोई दो राय नहीं है कि शाहीन शाह अफरीदी ने साबित किया है कि वो लगातार उन्होंने 2 बार लाहौर कलंदर को ट्रॉफी लिफ्ट करवाई है। एज अ पोटेंशियल जो कप्तानी का होना चाहिए वो उस प्लेयर के अंदर मौजूद है। उसको अगर नाइब बनाया जाता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर वाइट बॉल के एक फॉर्मेट के अंदर शादाब की जगह शाहीन को नाइब बना दिया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई कवायद नहीं, और लोगों को इतना मेरा ख्याल है रिएक्ट करना भी नहीं चाहिए इस मामले के ऊपर। शादाब को आप ठीक है आप कैरी करें, आप वनडे फॉर्मेट के अंदर उसको नाइब कप्तान रख लें, T20 के अंदर आप शाहीन अफरीदी को नाइब कप्तान रख लें। किसी भी टाइम आपको ज़रूरत महसूस हो कप्तान चेंज करने की, या कप्तान अगर अनअवेलेबल है उसकी पोजीशन में अगर आप किसी को लाना चाहते हो तो आपके पास ऑलरेडी एक प्रिपेयर्ड कॉमोडिटी मौजूद हो वहां पर कि आप इख्तियार कप्तान को लाके ऊपर खड़ा कर सके। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि अभी इस टीम को बहुत ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम स्ट्रीमलाइन करने शुरू करें तो वो मेरा ख्याल है कि इस वक्त ज़रूरी है। अच्छा, तो मैं वापस आते हैं थोड़ा सा हम स्क्वाड की अनाउंसमेंट के हवाले से। जहाँ 5 प्लेयर को रेस्ट दिया गया वो सबकी कमबैक हो चुके, एक्सपेक्टेड यही था। अब इसमें एहसानुल्लाह को और हमने देखा साइम अयूब और जो है ज़मान खान, ये तीनों को T20 स्क्वाड में रखा गया। इनका कैसे देखते हैं? और ख़ास तौर पे अगर एहसानुल्लाह की बात की जाए तो उसने तो जिस तरह का परफॉर्म PSL में किया वही कंटिन्यूटी उसने दिखाई। और इसी तरह अगर हम साइम अयूब की भी बात करें तो उसने जो आल्दो के पहले 2 मैचेस में रन नहीं किए, बट तीसरे मैच में बहुत शानदार इनिंग्स खेली। जो एक नज़र आया पोटेंशियल इनिंग्स बिल्ड करने का, टेम्परामेंट का, वो भी उसमें पूरी क्लास नज़र आई बच्चे में। और ज़मान खान भी थोड़ा सा अनलकी रहे मेरे मानने में कि अगर वो आखिरी ओवर में शायद थोड़े रन ज़्यादा होते तो अपना पोटेंशियल जो इनके साथ एक रिकग्निशन बन चुकी है, मैच विनर की लास्ट ओवर करवाना आसान काम नहीं होता किसी भी स्टैंडर्ड के ऊपर। इवन दो उस मैच में भी बड़ी अच्छी बॉलिंग करवा रहे थे। तो इन तीनों के डिसीजन को कैसे देखते हैं? देखिए मैं तो समझता हूँ कि अच्छा डिसीजन है, बड़ी ज़बरदस्त टीम लगी। अगर T20 की टीम देखी जाए, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ ये एज अ सीनियर कैंपेनर फास्ट बॉलिंग को लीड कर रहे हैं हमारी बैटरी को, ये वापस आए हैं और इनके साथ एहसानुल्लाह मौजूद है। चौथे फास्ट बॉलर के तौर पे ज़मान खान है, लेकिन अब जिनको अपने 2.5-3 साल टीम के साथ रखा, मोहम्मद वसीम जूनियर, उनको ड्रॉप करना पड़ा है आपको T20 से। हालांकि उनकी तीसरे T20 के अंदर परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं थी, नसीम शाह से कदरे बेहतर बॉलिंग की थी, लेकिन इस वक्त नसीम शाह को सिलेक्टर एज दी है। तो हमारे पास ये 4 फास्ट बॉलर्स बड़े तगड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर ये हमारे पास चारों फास्ट बॉलर रिदम में हो तो मैं समझता हूँ कि बेस्ट फास्ट बॉलिंग लाइनअप है पूरी दुनिया का। और इसके साथ साथ अगर स्पिनर्स देखें तो इमाद वसीम, नवाज और शादाब इटसेल्फ, 3 स्पिनर्स की हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। खासतौर पे जब एशिया कप होना है और वर्ल्ड कप होना है तो आपको 3 स्पिनर चाहिए। और मेरा ख्याल है हम जिस तरह अफगानिस्तान की सीरीज में भी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान अगर 3 स्पिनर से भी जाता है तो एक अच्छा कम्बिनेशन लास्ट मैच में गए भी और उसमें रिजल्ट भी आपने देखा कि ऑल टुगेदर डिफरेंट हुआ। तो हमें मेरा ख्याल है कि आपको तीनों पर रिलाई करना चाहिए। अच्छा, अभी हम उसामा मीर की भी बात करते हैं, पहले इस पर थोड़ी डिस्कशन कर लें। हारिस एक बड़ा अच्छा पोटेंशियल हमें नज़र आया, लड़के के अंदर शॉट्स भी बहुत ज़्यादा है, दिलेरी भी रखता है, हर तरह की उसके अंदर इनोवेशन भी वो उसके पास है, रैम शॉट भी मारता है। लेकिन एक चीज़ का फुकदान जो हमें नज़र आया कि हर बॉल पे हिट नहीं कर सकते आपको कहीं ना कहीं मैच्योरिटी दिखानी होती है। एग्रेशन के साथ कंट्रोल एग्रेशन की जब बात की जाती है वो उस पर नज़र आई। और हमेशा हर सीनियर प्लेयर ने, बोर्ड ने भी, कोचेज़ ने भी बात की कि इसके अंदर सब कुछ है लेकिन इसको थोड़ा सा अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। तो कैसे इस डिसीजन को देखते हैं कि अब उसको बाहर बैठना पड़ा अपनी इन रैश स्ट्रोक की वजह से? देखिए स्क्वाड का तो फिर भी वो T20 स्क्वाड में उनको रखा गया है, लेकिन मुझे वो 31 रन की इनिंग याद है जो कि इन्होंने अगेंस्ट न्यूजीलैंड सिडनी के अंदर खेली थी। वो बड़ी शानदार इनिंग थी मोहम्मद हारिस की। उसके बाद लोगों ने उनको काफ़ी ज़्यादा हाईली रेट किया, जिस तरह उन्होंने रबाडा को और नोकिया को छक्के लगाए, बड़े लंबे लंबे छक्के लगाए। तो उस पर लोगों ने कहा कि बड़ी ज़बरदस्त इनिंग है। लेकिन आप ये देखें कि वो 31 रन की इनिंग ही महज उनका कैरियर लेकर नहीं चल सकती। साइम अयूब की अगर हम बात करें, पहले 2 मैचेस के अंदर फ्लॉप हुए, तीसरे मैच के अंदर 49 रन की इनिंग खेली उन्होंने। और वो उनको एक ये नहीं कि स्लॉग करते रहे जिस तरह वो खेलते हैं,
40 बॉलों में 49 रन बनाए, बट वो टीम के काम आए। वो ओवरऑल मोमेंटम देखा दिया जाए उन्होंने। तो वो एक, अब पाकिस्तान अच्छे टोटल पे भी गया, टीम भी पाकिस्तान की जीत गई, साइम अयूब की इनिंग भी रायगा नहीं गई। तो हमें इस तरह की इनिंग चाहिए। मोहम्मद हारिस को भी मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा अपना मोमेंटम जो है उसको स्लो करना पड़ेगा। आप गेम को लेके चलें, देखें गेम अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है। ये गेम अवेयरनेस के अंदर चीज़ आ जाती है कि आपने हर बॉल पे नहीं मारना, आपने मेरिट पे शॉट्स खेलनी है। तो जब तक कोई भी बैटर मेरिट पे शॉट्स नहीं खेलेगा, उसको, आपको पता है आम अल्फाज के अंदर कहा जाता है टुल्ला, तो वो टुल्ला कहलाएगा। और इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर टुल्ले ज़्यादा देर चलते नहीं है, वो किसी एक आधे मैच के अंदर ही, एक आधे मैच के अंदर ही चलिए परफॉर्म अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके फिर हम डिस्कशन ये स्क्वाड के ऊपर बात करते हैं। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स जोन। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड स्क्वाड के हवाले से। जी अबू बकर, हमने T20 के हवाले से तो बात की, स्क्वाड के थोड़ा सा ODI के हवाले से भी बात कर सकते हैं। उसमें हमने देखा कि मेनली तो स्क्वाड जो ODI का था वही था, तो अगर उसमें हम देखें तो दोबारा चांस दिया गया हारिस सुहेल को। सबसे पहले उनके हवाले से बात करना चाहेंगे। अभी भी मिडल ऑर्डर का जो एक मसला था लंबे टाइम से हमारा ODI और T20 में चल रहा था, बट ODI के अंदर देखें तो सबसे हाईएस्ट एवरेज उन्हीं की है, 47+ उनकी एवरेज है, और जो परफॉर्मेंसेज उन्होंने दी हैं बड़ी अच्छी है। बट डोमेस्टिक में या किसी सर्किट में ऐसा हमने उनकी कोई परफॉर्मेंस देखी नहीं थी। बट मेरा ख्याल है कि उनकी जो फॉर्म थी, जो पास की परफॉर्मेंस थी, उसी वजह से उनको दोबारा चांस दिया गया है। आल्दो के लास्ट सीरीज़ में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अच्छा नज़र आए वो फॉर्म के अंदर, बट बड़ा रन नहीं कर पाए, बट उनकी शॉट्स अच्छी नज़र आई। कैसे देखते हैं? देखिए हारिस सोहेल को अगर हम देखें तो उनका लास्ट जो पाकिस्तान टीम के साथ ये रहे 2019 के अंदर वर्ल्ड कप ही इन्होंने खेला था। वर्ल्ड कप के अंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ एक सेंचुरी भी उन्होंने स्कोर की, बट पाकिस्तान उस वर्ल्ड कप के अंदर सेमीफाइनल के लिए नहीं क्वालिफाई कर सका था। बट हारिस सोहेल खुद वो एक बड़ी ज़बरदस्त, मैं समझता हूँ कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बड़ी अच्छी थी। और मुझे याद है कि जब इन्होंने न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बड़ी शानदार इनिंग्स खेली तो कमेंटेटर ने कहा कि ये प्लेयर आपने कहाँ छुपाया हुआ था, हाँ, आपने शुरू के मैचेस में उनको चांस नहीं दिया था। इनको बहुत ही हमेशा से बड़ा हाईली रेट किया जाता रहा है। इनको न्यूजीलैंड सीरीज़ के अंदर भी ये टीम छोड़ के वापस आ गए थे उस वक्त को ज़ाती वजूहात की वजह से। उसके बाद से टीम में इन आउट ये वक्तन फ़क्तन होते रहे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि टैलेंट बहुत शानदार है। और इस बार क्योंकि अब आपको पता है तैयारी तो हमने इस वक्त करनी है, तो वो वनडे वर्ल्ड कप की करनी है जो कि अक्टूबर के अंदर है। 5-6 महीने रह गए और इसके अंदर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास टोटल 8 मैचेस हैं वर्ल्ड कप से पहले जो पाकिस्तान ने खेलने हैं। 5 मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड होम सीरीज़ के हैं, 3 मैचेस मैं काउंट कर रहा हूँ एशिया कप के, जो कि वो भी वनडे फॉर्मेट के ऊपर खेला जाना है। तो आपने जो भी टीम बनानी है वो इन 8 मैचेस के अंदर अंदर टीम बनानी है। तो अब इस टीम के अंदर अगर देखो तो मुझे इफ्तिखार अहमद नहीं नजर आते जो कि पहले वनडे स्क्वाड का हिस्सा थे। अब हारिस सोहेल को उनकी जगह रखा गया, तो मैं समझता हूं पे प्रेफरेंस दे दी गई है सलमान अली आगा को भी। सलमान अली आगा वो भी काफी देर से पाकिस्तान टीम के साथ चलते आ रहे हैं, इवन के टेस्ट में भी और हाँ नीदरलैंड सीरीज से वो पाकिस्तान टीम के अंदर सेलेक्ट हुए थे। और बाबर आजम बड़ा लाइक करते हैं सलमान अली आगा को। एक तो वो ऑफ स्पिन ऑप्शन है पाकिस्तान के पास, अगर देखा जाए इस वक्त तो ऑफ स्पिन ऑप्शन नजर नहीं आती। नवाज भी लेग स्पिनर, इमाद भी, और इवन शादाब राइट आर्म लेग स्पिनर है। तो ऑफ स्पिन की जो एक राइट आर्म ऑफ स्पिन की ऑप्शन है वो सलमान अली आगा के होने की वजह से पूर होती है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से इनको बड़ा हाईली रेट किया जाता है वनडे स्क्वाड के अंदर। तो मुझे लगता है कि स्क्वाड बड़ा बेहतरीन है जो अनाउंस किया है, 16 रुकनी। इसके अंदर टॉप ऑर्डर में फ़खर जमान भी दिखाई दे रहे हैं, बाबर आजम भी है, रिजवान भी है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डिसाइड ये करना है कि कौन सा प्लेयर किस जगह पर खेलेगा। अच्छा, उसमें अगर हम देखें तो अब्दुल्ला शफीक को T20 की बजाय उन्होंने लेकिन अब्दुल्ला को हम देख रहे हैं कि नहीं खिलाया जा रहा ODI में, क्योंकि आपके जो नंबर हम बैटिंग ऑर्डर देखते हैं ODI के अंदर देखिए इरफान, रियलिस्टिकली आपके पास अब्दुल्ला शफीक भी हैं, आपके पास इमामुल हक भी हैं, आपके पास फ़खर जमान भी है, आपके बाबर आजम भी है। ये 4 तो आपको एज अ टॉप ऑर्डर के आपके प्लेयर है। अब आपने इनमें से सारों तो नहीं आप लाइन में खिला सकते, आप या तो 2 खिलाएंगे या 3 खिलाएंगे। अब मिडल ऑर्डर के अंदर आपके पास कौन है? अब मुझे लगता है कि मोहम्मद रिजवान को मिडल ऑर्डर पे ही जिम्मेदारी दी जाएगी कि वनडे नंबर 4 पे वैसे आते हैं, नंबर 4 पे आते हैं, तो वो उधर संभाले। हारिस सोहेल, मोहम्मद रिजवान ये इनिंग लेके चले, और फिर नीचे हम अपने लोअर ऑर्डर के साथ और ऑलराउंडर के साथ जो है वो मैदान के अंदर उतरे, जिसके अंदर शदाब भी है, नवाज है, इमाद है। जो अभी ये लाइनअप नजर आ रहा है इसमें तो मुझे लगता है कि ऊपर जैसे हम जानते हैं फ़खर और इमाम करेंगे, नंबर 3 पे बाबर, 4 पे रिजवान, 5 पे हारिस सोहेल और 6 पे सलमान अली आगा। ये बैटिंग ऑर्डर हमें नजर आ रहा है। अब्दुल्ला शफीक को शायद अगर कोई अवेलेबल ना हो तो फिर किसी मैच में चांस दिया जाए, क्योंकि 5 मैचेस है तो हो सकता है कि बाबर ओपनिंग कर रहे हैं, फ़खर वन डाउन आ रहे हैं। ये भी एक ODI में मेरा नहीं ख्याल बाबर अपना, क्योंकि जब से बाबर टीम में आए हैं ODI में उन्होंने अपना नंबर 3 का स्क्वाड नहीं छोड़ा। अच्छा, थोड़ा सा मिडल ऑर्डर में अगर देखें तो हम देखते हैं कि इधर दोबारा वसीम जूनियर को चांस दे दिया गया है, फ़हीम को उधर रखा गया, T20 में इनको ODI में रखा गया। तो इसको कैसे देखते हैं? फ़हीम क्या ODI की अच्छी ऑप्शन नहीं थी?
मेरा ख्याल है कि T20 की ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है फ़हीम अशरफ को देखा जाए। हमें वनडे के अंदर स्पेशलिस्ट के साथ ही जाना चाहिए। स्पेशलिस्ट जो कर सकते हैं वो शायद ऑलराउंडर का उतना रोल नहीं होता वनडे के अंदर। तो उस लिहाज से अगर हम पाकिस्तान टीम की वनडे के अंदर बॉलिंग लाइनअप देखें, शाहीन शाह अफरीदी है, हारिस रऊफ है, नसीम शाह और एहसान उल्लाह। अगेन वही 4 फास्ट बॉलर, हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर इस वक्त जो हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एहसान उल्लाह को चेक करना बड़ा वही कह रहा था कि कितनी गलत ये सिलेक्शन, अगर एक ही हम बात करें तो एहसान उल्लाह को हम मिसिंग कर रहे हैं इधर। आपका वर्ल्ड कप जो है राउंड द कॉर्नर है, और हम अभी लेजेंड लीग पे थे तो तमाम इंडियंस, इवन तमाम फॉरेन प्लेयर्स, इवन हाशिम आमला ने कहा, हम एक डिनर पे थे तो उन्होंने सबको बुला के पाकिस्तानी प्लेयर को कहा कि आप कैसे ही आपकी धरती है कि कहीं से भी आप फास्ट बॉलर प्रोड्यूस कर देते हो, और कहते हैं मैंने इसके स्पेल देखे हैं, शायद ये दुनिया में एक सबसे बड़ा थ्रेट के तौर पे आ रहा है। अब जहाँ फॉरेन प्लेयर इतना हाईली रेट कर रहे हैं, आपका वर्ल्ड कप राउंड द कॉर्नर है, एशिया कप आना है, आपने अपनी डोमेस्टिक सीरीज में उसने परफॉर्म किया है T20 के अंदर, आपने उसको सेलेक्ट नहीं किया। देखिए एहसान उल्लाह को पाकिस्तान ने PSL का जो परफॉर्मेंस है उसका सिला तो दिया है। उनको T20 स्क्वाड के अंदर भी रखा। अब उनको अपने किस्म का ये जो अगेंस्ट होम सीरीज हमने न्यूजीलैंड खेलनी है वनडे स्क्वाड, उसके अंदर रख के भी उन्होंने यही मैसेज दिया कि ये हमारे वर्ल्ड कप प्लान का हिस्सा बन सकता है। अब एहसान उल्लाह के ऊपर है कि इस सीरीज़ के अंदर कैसी परफॉर्मेंस देता है, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेटर्स एहसान उल्लाह के बारे में यही बात करते हैं कि जल्दी पकड़ा जाएगा। उसकी रीज़न है कि इसके पास वेरिएशन अभी उस तरह नहीं है, या वेरिएशन के ऊपर उतनी ग्रिप नहीं रखते। एक शॉर्ट पिच बहुत अच्छी करते हैं एहसान, जो कि T20 के अंदर तो कारआमद साबित हो सकती है, बट लॉन्गर फॉर्मेट के अंदर 50 ओवर्स के अंदर मुश्किल हो सकती है एहसान उल्लाह को, क्योंकि अगर इनको जज कर लिया गया तो फिर इनके ऊपर रन बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो बड़ी यूनिकनेस है कि जैसे क्रिकेट टेक्नोलॉजी में बोलते हैं हैवी बॉल करना, हर बॉल 150 प्लस नोज की करना आसान काम नहीं होता, और जिस तरह के जिस पेस के साथ हैवी बॉल, और ख़ास तौर पे जब बैट पे आके बॉल इनका लगता है, वो आपको साउंड बताता है कि किस तरह की फोर्स एक हैवी बॉल, जिस तरह मैंने कहा, वो करते हैं। तो ये एक इनकी यूनिकनेस, शायद पूरी दुनिया में शायद आपको कोई ऐसा बॉलर नज़र नहीं आएगा जो इतनी कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर ये सब कुछ करता है। बिल्कुल आपने सही कहा, पेस मैटर ज़रूर करती है, लेकिन मोहम्मद शमी भी आए थे, उतने दुनिया के अंदर कामयाब नहीं हुए, हालांकि पेस उनके पास भी बड़ी ज़बरदस्त थी। शॉन टेट थे, उनकी पेस बड़ी ज़बरदस्त थी, लेकिन उनको ये नहीं कहा जाता कि ब्रेटली से ज़्यादा बेहतर बॉलर है, हालांकि ज़्यादा कंसिस्टेंटली 150 नॉच को वो टच करते थे। तो यही चीज़ है, मैं समझता हूँ कि अभी क्योंकि अर्ली स्टेज है, एहसान उल्लाह की इतना इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं है। एक अभी अफगानिस्तान के खिलाफ उनको पहला एक्सपोजर मिला है, और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छी बात यह है कि होम सीरीज़ के अंदर ये आ रहे हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो यहाँ का जो 5 मैच है, अगर इनको यहाँ पर खिला के मुकम्मल तौर पर चेक कर लिया जाता है, जांच पड़ताल कर ली जाती है, तो ज़्यादा बेहतर होगा हमें, क्योंकि आगे मैचेस बहुत कम है। हमने सीधा एशिया कप में जाना है, अगर हुआ 3 मैचेस वहाँ पर हमें अप्रॉक्सीमेटली खेलने हैं, फाइनल तक पहुँचे तो 4 मैचेस खेलने हैं। तो ये 5 और ये 3-4 मैचेस हैं, इन्हीं के ऊपर ही हमने अपनी टीम डिसाइड करनी, क्योंकि दुनिया के अंदर तो होता है 2 साल पहले टीमों को प्रिपेयर किया जाता है, लेकिन हमारा कल्चर हमेशा से ये रहा है कि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले तक हम अपनी टीम चेक कर रहे होते हैं, अपने प्लेयर्स चेक कर रहे हैं, और इवन अनाउंसमेंट के बाद भी प्लेयर ऐड होते हैं। अच्छा, कुछ 2 और सिलेक्शन कर लेते हैं। उसामा मीर की बड़ी शानदार परफॉर्मेंस है, और लास्ट 1 ईयर से हम डोमेस्टिक में देखें चाहे PSL में देखें, बड़ा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी उसने। उसकी भी इंडक्शन है, अब देखना ये पड़ेगा। नवाज भी है और इमाद के साथ, आपको क्या लगता है कि ये सिलेक्शन ठीक है, और अगर है ठीक तो शादाब में से दोनों में से कौन खेलेगा? देखिए शादाब पहली प्रायोरिटी तो वही होगी, क्योंकि वाइस कैप्टन है वो। तो लेकिन उसामा मीर बड़े पोटेंशियल वाले बॉलर हैं जी, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है डोमेस्टिक के अंदर भी, और ये वो बॉलर हैं जिन्होंने 50 ओवर्स किए हैं डोमेस्टिक के अंदर। शादाब के पास शायद 50 ओवर्स करने का 4 डे के अंदर एक्सपीरियंस नहीं है। तो 50 ओवर करने वाला जो बॉलर होता है, उसके पास 4 ओवर या 10 ओवर निकालना उसके पास इतना मुश्किल नहीं होता। उसके पास पता होता है कि मैं कौन सी डिलीवरी यहाँ पर कर सकता हूँ, कौन सी बॉल पे ये बैटर जो है वो रिसीव हो सकता है। तो ये एक्सपीरियंस उनको ज़रूर है, और साथ साथ उनके पास हार्ड हिटिंग की सलाहियत भी मौजूद है। अभी रमज़ान टूर्नामेंट के अंदर बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, 5 रोज़ा इवेंट जो चलता रहा है लाहौर के अंदर, उसके अंदर बड़ा शानदार परफॉर्मेंस भी दिया बैटिंग का उनका टैलेंट भी है। मैच के अंदर 34 रन किए जी, 6 छक्के 1 चौका लगाया। ये बड़ी ये वो बताते हैं कि बैटिंग स्किल तो हमें नजर आती है कि उनके पूरे जैसे। अच्छा, लास्ट में आपसे पूछना चाहूँ शान मसूद का, टेस्ट क्रिकेटर थे, हम उनको T20 में वर्ल्ड कप में भी लेके गए, अभी भी स्क्वाड में होते हैं, ODI में भी रखते हैं, खिलाते नहीं है। इधर भी दोनों स्क्वाड में डाल दिए, खिलाना नहीं है, स्क्वाड में रखना जरूरी है। कैसे देखते हैं उनकी? आपसे अगर मैं पूछूं यही सवाल, आप कैसा देखते हैं शान? मेरा तो ऑब्वियसली मैं कहता हूँ उनको रेट करता हूँ एज ए टेस्ट प्लेयर, उनको टेस्ट स्क्वाड का मस्ट पार्ट होना चाहिए, और वो जिस तरह परफॉर्मेंसेज उनकी हैं, जो उनका टेम्परामेंट है ऑब्वियसली उस लिहाज से तो शान मेरी नज़र में सिर्फ टेस्ट में ही होना चाहिए। और जो करंट क्रिकेट आ चुकी है बाबर और रिजवान के होते हुए, अगर हम एक तरह के प्लेयर चाहे T20 में इवन ODI में भी,
क्योंकि आपको हिटर चाहिए होता है। आपको ओडीआई के अंदर भी जब आपको लगता है कि आखिरी मिडिल ओवर में आपने जाना है, एकदम हम इम्प्रोवाइज़ करना है, तो शान नहीं कर पाते। तो मेरा ख्याल है कि शान का जो बैटिंग स्टाइल उनको सूट करता है वो टेस्ट क्रिकेट ही है। चलें, इस पर हम कल भी कोशिश करते हैं, डिस्कशन करें। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अभी आपसे इजाज़त लेते हैं, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।